जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए लेकर आ रहा हूं T20 सिलेक्शन सीरीज। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलेंगे ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस सेशन के चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा पहला, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा केरल, ऑप्शन नंबर तीसरा तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर चौथा है उत्तर प्रदेश। तो बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको देखेंगे और इसको अपने सभी मित्रों के पास शेयर करेंगे। तो बताएंगे कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको बता दूं कि यह केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो अब क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर होगा पहला। देखिएगा, आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य जो है भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है जो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखेंगे पहला जो है, ये पहला भरत नाट्यम जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा देखिएगा कथकली जो केरल से संबंधित है। तीसरा ओडिसी जो उड़ीसा से संबंधित है और चौथा मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। पांचवा कथक उत्तर प्रदेश और कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा मणिपुर जो मणिपुर है ये मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। और आठवां जो शास्त्रीय नृत्य है ये है सत्रिया असम से संबंधित है। आपको बता दूं कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और सबसे नया या नवीनतम शास्त्रीय नृत्य ये है सस्त्रिया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? बताना है मेरे दोस्त कि पनामा जो नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर पहला भूमध्य एवं लाल सागर, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रशांत एवं हिंद महासागर और ऑप्शन नंबर चौथा अटलांटिक एवं हिंद महासागर। तो बताएंगे कि जो पनामा नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है। आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को ये क्या करता है, तो ये जोड़ने का काम करता है। आपको बता दूं कि जो भूमध्य सागर और लाल सागर है इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो है स्वेज नहर। कौन सी नहर? तो स्वेज नहर है। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो बताएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन पहला 7, ऑप्शन नंबर दूसरा 6, ऑप्शन नंबर तीसरा 5 और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? तो आपको बता दूं कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो कुल सदस्यों की संख्या थी, ध्यान देंगे, कुल जो सदस्य थे वो कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें ध्यान दीजिएगा एक बी आर अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। देखेंगे आप लोग, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 30 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसका मुख्य कार्य भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था। और बी आर अम्बेडकर के अलावा इसमें जो अन्य सदस्य थे वो थे, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये पहले व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा ये दूसरा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा गोपाल स्वामी अय्यर, ये दूसरे व्यक्ति। ये तीसरा व्यक्ति ध्यान दीजिएगा कन्हैया लाल, ये कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला देखिएगा
ये सैयद मोहम्मद, ये व्यक्ति जो चौथे हैं, सैयद मोहम्मद चौथे व्यक्ति, और खेतान जो हैं ये पांचवें व्यक्ति हैं, और मित्तल ये छठवें व्यक्ति हैं। इस तरह से बी आर अम्बेडकर के अलावा इस प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य थे ये 6 थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मनुष्य में मांसपेशियों में जो थकावट है, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से, किसके जमा हो जाने के कारण आती है? बताएंगे मनुष्य में मांसपेशियों में जो थकावट है किसके जमा हो जाने से होती है? ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा। पहला लैक्टिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर दिया है चौथा प्यूरिक अम्ल। बताइए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मांसपेशियों में जो थकावट होती है किसके जमा हो जाने के कारण होती है? आपको बता दूं कि ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बता दो तो ये टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है। किसमें बाबू? तो टमाटर में। तो ध्यान दीजिएगा टमाटर में जो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या ये पालक में भी पाया जाता है। और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके जमा हो जाने के कारण से मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है, ध्यान दीजिएगा विकास विकसित राष्ट्र, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिएगा विकासशील राष्ट्र, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिएगा अविकसित राष्ट्र, और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है अर्ध विकसित राष्ट्र। तो बताएंगे कि भारत कैसा राष्ट्र है? तो आपको बता दूं जो आर्थिक विकास की दृष्टि से देखेंगे तो भारत विकासशील राष्ट्र है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला गंगा, ऑप्शन नंबर दूसरा बागमती, ऑप्शन नंबर तीसरा कोसी, और ऑप्शन नंबर जो चौथा है महानंदा। तो बताएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई जो राजेंद्र सेतु है किस नदी पे स्थित है? तो मैं बता दूं कि जो राजेंद्र सेतु है ये गंगा नदी पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा जो बिहार में स्थित है। ध्यान देंगे राजेंद्र सेतु, ध्यान दीजिएगा ये गंगा नदी पर स्थित है, और बिहार ध्यान दीजिएगा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को ये जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और इसको देखेंगे आप तो रेल सह सड़क पुल है। ये कैसे पुल है? तो रेल सह सड़क पुल है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा मोकामा पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये रही राजेंद्र सेतु के बारे में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ध्यान देंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा मूल अधिकार माना गया है? तो ऑप्शन पहला दिया है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, दूसरा ऑप्शन दिया है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है आर्टिकल 22, और ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा चौथा आर्टिकल 21 ए। बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? तो आपको बता दूं मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत प्राप्त है। यह अधिकार 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा यह अधिकार 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
जिसके तहत जिसके तहत राज्य को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बताएंगे किस हड़प्पा स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन दूसरा हड़प्पा, ऑप्शन तीसरा कालीबंगा और ऑप्शन चौथा दिया है चंदहुदरो। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका जो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है ध्यान दीजिएगा, यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से डांसिंग गर्ल मिली है उस डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ध्यान दीजिएगा उसके बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियां हैं और उसके दाहिने हाथ में 4 चूड़ियां देखी गई हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताएंगे। पहला जो ऑप्शन है जोजिला दारा जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन बड़ा लाचा दारा हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन लिपुलेख दारा उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन आपके पास है बोमडिला दारा सिक्किम। कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे दोस्त? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आप लोग देंगे। आपको बता दूं कि जो जोजिला दारा है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये देखने को मिलता है। बड़ा लाचा दारा हिमाचल प्रदेश और लिपू लेख दारा ये उत्तराखंड में है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा बोमडिला दारा होगा। बोमडिला दारा सिक्किम राज्य में स्थित नहीं है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आंसर डी होगा। बड़ा लाचा दारा के बारे में बता दूं तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। यह दारा भारत और चीन को जोड़ता है। इस दर्रे के माध्यम से चीन सेना ने 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान भारत में ध्यान दीजिएगा भारत पर आक्रमण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बोमडिला दारा जो है ये किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बताएंगे मेरे दोस्त, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला बनारस या बनारसी, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है कानपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा लखनऊ और ऑप्शन नंबर चौथा आपके पास है जौनपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहते हैं। दो क्वेश्चन और बनता है। भारत का मैनचेस्टर जो है, भारत का मैनचेस्टर ध्यान दीजिएगा अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन इस सेशन के माध्यम से कराए जाएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने में सहायक होगा। तो बताएंगे कि कांस या कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? जो कांसा है निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन दिया है पहला तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है टीन और जस्ता और ऑप्शन नंबर दिया है तीसरा तांबा और टीन और ऑप्शन देखिएगा चौथा लोहा और जस्ता। बताएंगे कांसा का जो निर्माण है किन दो धातुओं को मिलाने से बनता है? तो देखिएगा आपको बता दूं कि तांबा और टीन को मिलाने से इस कांसा का निर्माण होता है। चलेंगे आपको कुछ मिश्र धातुओं को मैं दिखा दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहला याद रखिएगा पीतल ध्यान दीजिएगा तांबा और जिंक के मिलाने से बनता है। दूसरा कांसा
ये तांबा और टीन के मिलाने से बनता है। तीसरा स्टील लोहा और कार्बन के मिश्रण से बनता है। और चौथा दिया है, ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील ये लोहा, क्रोमियम और निकिल के मिलाने से बनता है। और एक और देखिएगा, जर्मन सिल्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तांबा, जिंक और निकेल के मिलाने से इस जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर के किस तंत्र में या मानव शरीर के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है? बताएंगे कि मानव के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है। पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, परिवहन तंत्र। ऑप्शन नंबर दूसरा उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर तीसरा है जनन तंत्र। और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है श्वसन तंत्र। तो बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? नेफ्रॉन किस तंत्र से संबंधित है? या आपके लिए क्वेश्चन है कि ये किस अंग से संबंधित है। तो आपको बता दूं, जो ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन ध्यान दीजिएगा, ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जो मनुष्य के किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है, जो ब्लड छानने का काम करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो बताएंगे, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। तो आपको बता दूं कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ध्यान देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बताएंगे कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन पहला है हम्पी। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है भद्राचलम। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है श्री कालाहस्ती। और ऑप्शन नंबर चौथा है तिरुपति। तो बताएंगे कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा हम्पी। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला 8 मई या 8 अप्रैल या 8 मार्च या 8 जून। तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से आपका आंसर होगा 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 16। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पे कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पे कार्य करता है? तो आप लोग बताएंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार की कार्य पद्धति पे कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो कैलकुलेटर है, किस कंप्यूटर के कार्य पद्धति पे कार्य करता है? तो आप लोग इसका आंसर देंगे। आपको बता दूं कि जो कैलकुलेटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पे कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर का जो कार्य पद्धति है, बाइनरी नंबर से शुरू होता है। कैसे होता है? बाइनरी नंबर से होता है, इसमें 0 और 1 शामिल होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला बड़ा इमाम बड़ा जो लखनऊ। दूसरा ऑप्शन दिया है निशात बाग जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है फिरोज शाह कोटला दिल्ली। और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो बताएंगे इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। तो आपको बता दूं कि इसका जो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इस तरह से ये सही सुमेलित नहीं है। बड़ा इमाम बड़ा
या छोटा इमामबाड़ा ये लखनऊ में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा जाता है, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। निसाब बाग ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जलीकट्टू जलीकट्टू खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो बताएंगे जलीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा क्या है, तो तिरुचर तिरुचर, या ऑप्शन नंबर दिया है दूसरा कार्तिकई, और ऑप्शन नंबर दिया है तीसरा ओनम या ओणम, और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है पोंगल। बताएंगे कि जल्लीकट्टू जो है ये किस त्योहार से संबंधित है, तो आपके सामने ये ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे कि जल्लीकट्टू किस त्योहार से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि जो जल्लीकट्टू है ये पोंगल यानी कि पोंगल त्योहार से संबंधित है, जिसमें साढ़ युद्ध कराए जाते हैं, साढ़ युद्ध कराए जाते हैं। और ये पोंगल त्योहार ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और ओणम जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, केरल राज्य से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। तो बताएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें से आंसर आप लोग देंगे, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। आप लोग क्वेश्चन के साथ आंसर देंगे, आपके लिए होमवर्क है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताना है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 22 दिसंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा 21 जून, ऑप्शन नंबर तीसरा 21 मार्च, और ऑप्शन नंबर चौथा जो है 23 सितंबर है। आपको बता दूं मेरे दोस्त मेरे भाई, जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है ये होता है 21 जून को। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पे आपको बता दूं तो पृथ्वी पे 3 स्थितियां के सापेक्ष में देखने को मिलती है, जिससे पृथ्वी पे दिन की जो अवधि होती है, दिन और रात की जो अवधि होती है, छोटी और बड़ी होती रहती है। ऐसे तो दिन और रात होने की जो दिन और रात की जो अवधि छोटी बड़ी जो होने का कारण है, इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण ध्यान दीजिएगा है, तो क्या है, तो सूर्य की स्थिति जो है पृथ्वी पे अलग अलग पड़नी। तो आपको बता दूं, एक ग्लोब बना के आपको समझा दूं, तो ये है आपका ग्लोब। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया है, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। तो आपको बता दूं कि जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरती है ये रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। रेखा के नाम से, तो विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर अगर देखेंगे आप लोग 23.5 डिग्री, अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नाम से, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस विषुवत रेखा के नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश होगा, तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। रेखा के नाम से, तो मकर रेखा। इसमें स्थिति सूर्य की क्या बनती है, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य की जो स्थिति है जब सीधा विषुवत रेखा पे पड़ती है, तो उस को कहा जाता है विषु के नाम से जाना जाता है। तो विषु विषु के नाम से जाना जाता है। तो ये पृथ्वी पे 2 बार देखने को मिलता है। एक मिलता है ध्यान दीजिएगा, तो 21 मार्च, और एक मिलता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की किरण सीधा विषुवत रेखा पे पड़ती है, तो विषु की होती है, जिसमें यह स्थिति देखने को 21 मार्च और 23 सितंबर को मिलता है।
इस दिन पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बिल्कुल समान होता है। आपको बता दूं कि जब सूर्य की किरण सीधा कर्क रेखा पे पड़ती है, कर्क रेखा पे, तो इसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। किस नाम से जाना जाता है? तो कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और यह स्थिति कब होती है? तो ये स्थिति होती है 21, कब होती है मेरे दोस्त? 21 जून को। अगर सूर्य की ज्यादातर किरणें अगर उत्तरी गोलार्ध में रहती हो, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ध्यान दीजिएगा, 21 जून को होता है। यानी कि कर्क संक्रांति के दिन या कर्क संक्रांति की जो स्थिति होती है 21 जून को होती है। लंबे समय तक सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। अगर सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में अगर 21 जून को है, तो सबसे छोटा दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आपको बता दूं, जब सूर्य की किरण जब सीधा मकर रेखा पे पड़ता है, तो उस को कहा जाता है मकर संक्रांति। किस नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान देंगे। और ये स्थिति जो देखने को मिलता है, ये मिलता है, ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर को। कब मिलता है मेरे दोस्त? तो 22 दिसंबर को, जिसमें सूर्य की किरण, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर समय तक, यानी कि लंबे समय तक अगर मकर रेखा पे पड़ती है, तो उस स्थिति को बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रांति। और यह स्थिति कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। का कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को हो रहा है, तो 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को आप लोग ध्यान देंगे कि जितने भी दिन से संबंधित सवाल आएंगे आप लोग कर जाएंगे। इस सेशन का ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम सवाल था। आप लोग अगर हर एक सवाल का ऐसे ही डिटेल में आंसर आप लोग चाहते हैं या हल चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से सारी चीज़ों को पढ़ना है, तो आप लोग बताएंगे। एक एक वीडियो के माध्यम से हम सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।